गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 1 2022। हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और आज फिर से बहुत सारे टॉपिक लेके आए हैं क्योंकि आज नंबर ऑफ टॉपिक बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मैं हर टॉपिक के ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करूंगा। बहुत ज्यादा डिस्कशन हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके पास पूरा कंटेंट आपको दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। आज पेपर में बहुत सारे बढ़िया आर्टिकल आए हुए हैं। तो पहला आर्टिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न घाट के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे स्मॉल सेविंग स्कीम के बारे में। रिपीटेड टॉपिक है, पहले इसको हम लोग कर चुके हैं। फ्री फॉल ऑफ रूपी, ये भी रिपीटेड सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे दो तीन पॉइंट आपको आज बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग मिलने वाले हैं। मुझे पर्सनली पढ़ के बहुत अच्छा लगा, तो ये वाला आर्टिकल आप जरूर देखें। रोड सेफ्टी इन इंडिया, ये आज का एक्सप्लेनर सेक्शन है। यहाँ पे भी इंडिया की में जो रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट होते हैं, जो डेथ होती हैं, उनके पीछे रीजंस क्या क्या होते हैं और उसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। तो इसी हिसाब से जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसको ध्यान से देखना है। अमरनाथ यात्रा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, इसके पीछे क्या कहानी है, थोड़ा उसको जानेंगे। गगनयान मिशन, ये भी थोड़ा सा रिपीटेड है, थोड़ा जानेंगे इसके बारे में। इन दोनों को हम लोग क्लब कर सकते हैं बेसिकली, मॉडिफाइड पीएसएलवी, क्योंकि अभी इसरो ने 3 फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने मॉडिफाइड पीएसएलवी का यूज किया है। तो मॉडिफाइड पीएसएलवी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कोर सेक्टर बिल्कुल रिपीटेड सा टॉपिक है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता कि कोर सेक्टर क्या होता है और कोर सेक्टर को मेजर करने के लिए कौन सा इंडेक्स हम लोग यूज करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो स्टूडेंट हमारे रेगुलर देखते हैं एनालिसिस, उनको तो इसके बारे में अच्छे से पता होगा, क्योंकि वो टाइम टू टाइम रिपीट होता रहता है। स्नेक आइलैंड, ज्योग्राफी में जो है लोकेशन वाले सवाल आपको पता ही है, कई बार वो पूछ लेता है एग्जाम में। सीधा सवाल पूछ लेता है, विच ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस वाज इन न्यूज, इट वाज रिलेटेड टू व्हाट, दो दिस पर्टिकुलर टर्म वाज रिसेंटली न्यूज, तो ये कहां से रिलेट करती है। प्रीलिम्स में सीधा सीधा सवाल आपसे यहां से पूछ लेता है, तो उसी के लिहाज से छोटा सा आइलैंड है ये स्नेक आइलैंड, इसके बारे में बात करेंगे। रिच इनइक्वालिटी हाइपोथेसिस, एडिटोरियल सेक्शन से ये उठाया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो पॉइंट डेफिनेटली आपको यहाँ पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मिल सकता है, और एक एडिशनल आर्टिकल भी मैंने आपके लिए डाला है। तो बढ़ते हैं सीधा हमारे लेकिन आगे बढ़ने से पहले हल्का सा बताना चाहूंगा कि 2 दिन के बाद, मतलब परसों से, हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, और ये हमारा सेकंड फाउंडेशन कोर्स होने वाला है। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने में, तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप मैसेज वगैरह करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये फॉर्म आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, राइट। और बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया गया हुआ है, और क्लास में पूरा सिलेबस होने के साथ साथ आपको डेली क्विज दिए जाते हैं, वीकली क्विज दिए जाते हैं, हर 15 दिन के बाद आपका सेशन टेस्ट होता है, मेंटरशिप प्रोग्राम आपको दिया जाता है टीचर के साथ, और आपकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम ट्रैक भी किया जाता है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज रहती है, मेंस टेस्ट सीरीज रहती है, तो हाई वैल्यू एडिशन मटेरियल रहता है, तो किसी चीज की कमी आपको यहाँ पे नहीं आने देंगे। बहुत बढ़िया से आपका सारा कुछ हम लोग यहाँ पे करवाने वाले हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ब्रीफ में बता देता हूं, देखिए आज का तो न्यूज नहीं है, कल डालना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक दिन डिले हो गया एनीवेज। तो बात यह है कि 30 जून 1965 को इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्या हुआ था, सीज फायर हुआ था। किसने करवाया था, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी ने करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। रन ऑफ कच्छ वाला जिसको वॉर कहा जाता है, तो गुजरात में है रन ऑफ कच्छ, वहां पे जो है सर क्रीक नाम का हमारे बीच में बॉर्डर है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, इसे कहा जाता है सर क्रीक। इसको लेके दोनों कंट्री के बीच में काफी डिस्प्यूट रहता है। देखिए, जो यहाँ पे टेरिटरी है वो उसको बेसिक क्लेम करने की बात है। इंडिया जो है इसको क्लेम करता है, ये इंडिया क्लेम करता है, ठीक है, और इसको जो है पाकिस्तान क्लेम करता है। तो बेसिकली यहीं पे छोटी छोटी सी लाइन होती है, आपको शायद इस डायग्राम यहाँ पे दिखाई नहीं देंगी, लेकिन ये जो वाली लाइन है, इसे कौन क्लेम करता है, पाकिस्तान क्लेम करता है। इसके साइड में थोड़ी सी छोटी एक और लाइन है, इसे इंडिया क्लेम करता है। तो इसको लेके जो है डिस्प्यूट शुरू हुआ था, फिर बाद में डिस्प्यूट जो है वो कश्मीर के अंदर चला गया, क्योंकि 1965 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था, उसमें आपको पता ही है जो रिजल्ट हुआ था। तो पाकिस्तान को ये लगा था कि यार 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ ही है, इंडिया कमजोर हो गया होगा, हम इस बहाने जो है पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसीलिए 1965 वाले वॉर को सेकंड कश्मीर वॉर भी कहा जाता है। पहला कश्मीर वॉर जो है वो 1947 को कहा जाता है। तो ये थोड़ा बस आपको पता होना चाहिए। जो है 5 अगस्त 1965 को बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर जो है वो कश्मीरी लोकल्स के ड्रेसेस में कश्मीर में घुस गए थे। जब बाद में हमारी फोर्सेस को पता चला, तो फिर हम लोगों ने वहां पे एक्शन लिया, वो सारी की सारी चीजें हुई। फिर बाद में जो है ताशकंद में जो है डिक्लेरेशन किया गया, और ये जो पीस प्रोसेस बुलाया गया था, रशिया के द्वारा बुलाया गया था। फाइनली जो है यहाँ पे सारी चीजें बाद में सेटल डाउन हो गई, और 1949 में जो बॉर्डर की सिचुएशन थी,
ठीक है, उसको जो है हम लोगों ने फाइनल लाइन मान लिया गया। हालांकि इस पूरे एग्रीमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया गया, पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी। दोनों कंट्री अपनी यहाँ पे विक्ट्री क्लेम करती हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इट वाज अ सीज फायर। एनीवेज वो सारी हिस्ट्री आप जाके देख सकते हैं। पहला जो टॉपिक दोस्तों यहाँ पे नजर आता है वो है ग्रीन टचस्टोन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जितने भी हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसके 1 किलोमीटर वाले एरिया को हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करेंगे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था थोड़े समय पहले, इसको हम लोगों ने अच्छे से किया था और ये मैंडेटरी है। देखिए ऐसा हो सकता है कुछ जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं वहां पे 2-3-4 किलोमीटर का भी, कई जगह ऐसा देखा गया कि 10 किलोमीटर का भी इको सेंसिटिव जोन है, लेकिन कई जगह भी ये भी देखा गया है कि जो नेशनल पार्क्स हैं उनके आसपास सिर्फ 200-300 मीटर का ही इको सेंसिटिव जोन है। वहां को लेके समस्याएं हैं, क्योंकि वहां पे कुछ गांव बने हुए हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, माइनिंग वगैरह होती हैं, फैक्ट्री वगैरह लगी रहती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के होने के बाद लोगों में काफी हंगामा कर दिया है, खासकर केरला वगैरह में, क्योंकि वहां पे इको सेंसिटिव जोन में काफी ज्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं। तो वेस्टर्न घाट को लेके जो है ये थोड़ा सा एक आर्टिकल दिया गया है और यहाँ पे बेसिकली 2 कमेटी की बात की गई, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। वेस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ये डेफिनेटली सवाल यहाँ पे एग्जाम में आता है। तो 149 किलोमीटर दैट इज द लेंथ ऑफ द वेस्टर्न घाट। 1490 किलोमीटर कहां से शुरू होता है, तापी वैली से शुरू होता है, नॉर्थ में नर्मदा तापी से, तो तापी से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। 15% जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर में आता है। अब यहाँ पे कितनी स्पीसी है, 500 बर्ड स्पीसी हैं, 120 मैमल स्पीसीज हैं, वो सारा आपका अपने आप से यहाँ से देख सकते हैं, इसमें कुछ सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। बट मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, ठीक है, उसका नाम था वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल, और इसके जो हेड थे वो थे मिस्टर गदगिल, इसलिए इसको जो है गदगिल कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। गदगिल कमीशन कह लीजिए, गदगिल कमेटी कह लीजिए। 2010 में इसको बनाया गया था, 2011 में इसने अपनी रिपोर्ट को जमा किया था। वेस्टर्न घाट के अंदर दोस्तों टोटल 30 नेशनल पार्क्स होते हैं और यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है ये 8th मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है। कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से ये बताओ कि इंडिया में कितने, हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स आर इन इंडिया, ठीक है, हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स आर इन इंडिया, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। तो इसने अपनी रिपोर्ट इशू की थी। देखिए मिस्टर जो गदगिल जी थी ने वो बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे और नेचर से प्यार मोहब्बत करते थे भैया। तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी, काफी सख्त रिपोर्ट दिया, काफी सख्त। तो इन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि जो पूरे का पूरा वेस्टर्न घाट है, पूरे का पूरा वेस्टर्न घाट है, इसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया आप जो है डिक्लेयर कर दीजिए और यहां पे किसी भी तरह की कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, जैसे माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह, वो सब चीजें, ऐसा उन्होंने बोला। और उस समय जब गदगिल रिपोर्ट आई थी तो 2 ऐसे हाइडल पावर प्रोजेक्ट थे जो इको सेंसिटिव जोन के अंदर पड़ते थे। पहले का नाम था अथिरीपल्ली और दूसरे का नाम था गुंडिया, कर्नाटक के अंदर पड़ता है गुंडिया वाला, और अथिरीपल्ली पड़ता है केरला में। तो इन्होंने कहा कि धीरे धीरे इन हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को बंद कर दीजिए क्योंकि ये इको सेंसिटिव जोन 1 के अंदर आते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि भैया ग्राम सभा को भी यहाँ पे रोल होना चाहिए, बॉटम टू टॉप अप्रोच होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ये कुछ चीजें उन्होंने वहां पे बोली थी। और 142 तालुक्स को वेस्टर्न घाट के इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के अंदर उन्होंने इंक्लूड किया था। तो काफी एक हार्ड टाइप की रिपोर्ट थी। बाद में काफी क्रिटिसिज्म भी किया गया है इसका कि उन्होंने डेवलपमेंट को फोकस यहाँ पे नहीं किया है, वहां पे उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया, उन्होंने कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट नहीं किए, वो कुछ चीजें हैं। तो क्रिटिसिज्म भी है इस रिपोर्ट का, बट दैट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट। अब क्योंकि ये रिपोर्ट सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर सकती थी क्योंकि काफी हार्श है ना यार, ऐसे तो आपको बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटी बंद करनी पड़ेगी, तो उसके रिस्पॉन्स में सरकार ने एक और कमेटी बनाई जिसे कहा गया कस्तूरी रंगन कमेटी। ध्यान रखना है, कस्तूरी रंगन कमेटी। इस कमेटी का मेन पर्पस यही था कि जो गदगिल कमेटी है उसको स्टडी करना है और उसके अंदर जो कुछ कमियां हैं उसको दूर करना है, ये बेसिकली इसका मुद्दा था। तो कस्तूरी रंजन जी को सरकार ने खास तरह से इंस्ट्रक्शंस दिया था कि भैया आपको थोड़ा सा पीपल फ्रेंडली होना पड़ेगा, क्योंकि जो गदगिल रिपोर्ट थी वो पीपल फ्रेंडली कम थी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली ज्यादा थी, इसीलिए उसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो उसने कहा था कि पूरे का पूरा वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दीजिए, लेकिन कस्तूरी रंगन ने कहा ओनली 37% ऑफ वेस्टर्न घाट शुड बी अंडर द इको सेंसिटिव एरिया। ये इन्होंने जो है बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज किया। फिर इन्होंने
तो वही कंप्लीट बैन की बात किया, माइनिंग क्वेरिंग वगैरह पे कंप्लीट बैनिंग होना चाहिए, सैंड माइनिंग पे कंप्लीट बैन होना चाहिए। और उसके अलावा अभी जो वहां पे माइनिंग एक्टिविटी चल रही है इको सेंसिटिव एरिया में, अगले 5 साल के अंदर आप उनको बंद कर दीजिए। कुछ कुछ बातें इन्होंने भी वही बोली जो उन्होंने पहले से बोल रखी थी। और जो रेड इंडस्ट्री है, मतलब जो हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री होती है, उनको स्ट्रिक्टली बैन आप कर दीजिए, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। तो गदगिल कमेटी ने क्या कहा था कि 142 तालुक्स इको सेंसिटिव जोन के अंदर आते हैं, लेकिन कस्तूरी रंगन ने कहा ओनली 123 विलेज जो है वो इको सेंसिटिव जोन के अंदर आते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा सा न्यूज में है, और हमारे हिंदू में बहुत बढ़िया दिया गया है। तो बहुत बहुत बढ़िया आर्टिकल है। डेफिनेटली आपको दोनों कमेटी की रिकमेंडेशन पता होनी चाहिए, और इन दोनों का क्रिटिसिज्म भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेंस में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट कीप स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड, स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड। ठीक है, तो देखिए आप क्लियरली देख सकते हो कि इनको अनचेंज किया गया है। स्मॉल सेविंग स्कीम बेसिकली वो होती हैं जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो छोटा छोटा अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, फिर बाद में उनको जो इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर मिलता है, अच्छा खासा मोटा पैसा मिल जाता है, उसे हम लोग बेसिकली स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और इनको जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पोस्टल डिपॉजिट्स होते हैं, सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र वगैरह होता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग फंड वगैरह वो सब रहता है। तो ये तो चीजें होगी इसके बारे में। तो सरकार क्या करती है, टाइम टू टाइम इनकी इंटरेस्ट रेट को चेंज करती है। अब इसकी इंटरेस्ट रेट चेंज करने का बेसिस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका बेसिस होता है जो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जिसे जो है गिल्टेड बॉन्ड भी कहते हैं, सोवरेन बॉन्ड भी कहते हैं, उनकी इंटरेस्ट रेट के ऊपर स्मॉल सेविंग स्कीम की इंटरेस्ट रेट डिपेंड करती है। तो जब जब ये बढ़ता है ऊपर वाला, तब तक ये बढ़ता है। और जब गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उसे कहते हैं बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड। तो बेसिकली क्या होता था अभी तक, ये दोनों आपस में पैरेलल चलते थे। जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ती थी वैसे वैसे स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज होता था। लेकिन सरकार ने उस प्रैक्टिस से थोड़ा सा अभी अपोज किया है। बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है लेकिन स्मॉल सेविंग स्कीम अभी भी अनचेंज्ड है। तो बस ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बॉन्ड यील्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, सोवरेन बॉन्ड क्या होते हैं, वो आपका इकोनॉमी का बिल्कुल कोर टॉपिक है। तो डेफिनेटली आप जाकर उसको कर सकते हो। कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है वो हमारे पास मनी मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट होती है, वो बिल्कुल आपकी इकोनॉमी का कोर टॉपिक है। थोड़ा जाके आप वहां पे कर लीजिएगा, जो मैक्रो इकोनॉमिक वगैरह है आप वो पढ़ सकते हो। आगे हमारे पास है फ्री फॉल ऑफ रुपी। तो भैया पैसा जो हमारा जो रुपया है लगातार भैया गिरता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उसके बारे में जो है कुछ कुछ बातें इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो ये मोटी मोटी चीज हम लोग नहीं करने वाले हैं, जो ऑलरेडी हमें पता है, क्या कारण है वो सब करके। एक दो चीज मैं आपको यहाँ पे बस सिर्फ ऐड करने वाला हूँ। तो सीधी सी बात है भैया, इंडिया से रुपी जो डॉलर है वो भैया वापिस अमेरिका जा रहा है ना, इंडिया से। और पिछले कुछ महीनों में इंडिया की जो करेंसी है वो 9% से ज्यादा का उसका फॉल डाउन हो चुका है। कभी ऐसा समय हुआ करता था, तो महीने भर पहले, 2 महीने पहले हमारे पास 642 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व हुआ करता था, जो आज सिर्फ घट के 600 बिलियन डॉलर से भी कम हो गया है। तो लगातार जो है वो तो गिर ही रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इसका रीजन क्या है। इसका सबसे बड़ा रीजन देख तो यही हो गया कि डॉलर वापस जा रहा है। लेकिन आरबीआई कहता है कि इसका एक और रीजन है। इसका रीजन ये है कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है ना, वो डेप्रिशिएट हो रहा है। देखिए, फॉरेन रिजर्व मतलब जो विदेशी करेंसी होती है। विदेशी करेंसी मतलब फॉरेन रिजर्व का मतलब सिर्फ डॉलर नहीं होता, इसका मतलब यूरो भी होता है, इसका मतलब पाउंड भी होता है। ठीक है, तो जब डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ये हमें पता ही है, लेकिन यूरो और पाउंड की वैल्यू भी डॉलर के कंपैरिजन में गिर रही है। तो भैया जब इनकी वैल्यू गिरेगी तो डेफिनेटली हमारा फॉरेन रिजर्व तो अपने आप ही गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये भी एक कारण है हमारे फॉरेन रिजर्व के डाउन जाने का, ये आपको यहां पे पता होना चाहिए। अब सरकार इसमें क्या कर सकती है, देख ले, यूजुअली क्या होता है, आरबीआई हमारी जो होती है या हमारे जो बैंक्स होते हैं वो डॉलर और रुपए के बीच में किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। मार्केट अपने आप ही डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाती है तो फिर जो है आरबीआई और हमारे बैंक जो है वो इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे selling dollars in the open market in exchange for the rupee, the RBI can improve demand for the rupee and the क्वेश्चन एज फॉल। देखिए क्या कहता है, सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। जब किसी भी करेंसी की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, सीधी सी बात है।
जब उसकी सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। व्हाट डिटरमाइंस द रुपीज वैल्यू? बार बार वही बोल रहा है ये, डिमांड फॉर द करेंसी एज वेल एज द सप्लाई। व्हेन द सप्लाई ऑफ द करेंसी इंक्रीजेस, ध्यान से पढ़ो, व्हेन द सप्लाई ऑफ द करेंसी इंक्रीजेस इट्स वैल्यू ड्रॉप्स। ऑन द अदर हैंड व्हेन द डिमांड फॉर अ करेंसी इंक्रीजेस इट्स वैल्यू राइजेस। तो इस समय डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इस समय रुपये की सप्लाई बढ़ रही है, इसलिए रुपये की वैल्यू गिर रही है। और ये करेंसी की सप्लाई कौन डिटरमाइन करता है? सेंट्रल बैंक्स डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ द करेंसी, मतलब हमारा आरबीआई, ये इसको डिटरमाइन करता है। देखिए क्या कहता है, इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इफ देयर इज अ हाई डिमांड फॉर इंपोर्ट ऑयल it can lead to an increase in the supply of the rupee in the forex market and cause for the rupee for value in the drop। मतलब अगर हम लोग ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं, अब इंपोर्ट के लिए तो आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा, अगर आप ज्यादा इंपोर्ट ऑयल करते हैं तो रुपये की सप्लाई बढ़ जाती है और डॉलर इंडिया से बाहर चला जाता है, इसकी वजह से रुपये की वैल्यू गिर जाती है, ऐसा इनका कहना है। दूसरी बात कहता है, इफ देर इज अ ग्रेट एंथुजियाज्म अमंग द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, अगर बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, हमारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे बिजनेस में एक्सपेंड करते हैं, इट कैन लीड टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द डॉलर, तो डेफिनेटली डॉलर आएगा, और जब विदेशी इन्वेस्टमेंट आएगी तो डॉलर आएगा ना, तो उसकी वजह से जो है रुपये की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, डॉलर की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई है। तो सीधा सा बात है, जिस करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी उसकी वैल्यू गिरेगी, जिसकी सप्लाई कम होगी उसकी वैल्यू बढ़ेगी, सीधा सा फर्क होता है, इसमें कोई ज्यादा तामझाम की बात ही नहीं है। फिर हमारे यहाँ पे आता है करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है, हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे यहाँ पे करेंसी की वैल्यू डाउन चली जा रही है। ठीक है, ये जो कुछ यहाँ पे है, तो इन्होंने कहा कि भैया आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो इनका कहना है कि आगे वही होगा जो अभी हो रहा है। अभी जो है रुपी और ज्यादा डाउन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है? सीधी सी बात है, ऑयल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए, राइट। आत्मनिर्भर भारत की आप यहाँ पे बात कर सकते हो, राइट। इथेनॉल ब्लेंडिंग की आप यहाँ पे बात कर सकते हो। गोल्ड का जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको भी थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पे हम लोग रुपये को कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली। आगे कहता है, रोड सेफ्टी क्वार्टेट एंड द रोड अहेड, बेसिकली एक स्टडी की गई है बाय लांसेंट। लांसेंट एक जो है बहुत ही पॉपुलर जर्नल है, ठीक है, बहुत पॉपुलर जर्नल है, यूएसए में बेस्ड है। तो इसने जो है कुछ स्टडी की है, और यूनाइटेड नेशन ने क्योंकि अभी एक हाई लेवल मीटिंग की है ग्लोबल रोड सेफ्टी, अभी कल किया था 30 तारीख को, तो उसके बारे में बेसिकली कहा गया है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 3.6, जो बात करता है इंजरी और ट्रैफिक की बात करता है, मतलब ट्रैफिक सेफ्टी के बारे में बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.6। तो इसीलिए जो है ये आर्टिकल हमारे यहाँ पे दिया गया है। तो इनका कहना है कि इंडिया में, मतलब वैसे तो पूरे वर्ल्ड की इसमें इन्होंने बात कही है, लेकिन हम लोग अपना जो डिस्कशन है इंडिया के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो क्या कारण हो सकते हैं कि इंडिया में इतना ज्यादा जो है हाई ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह है? यहाँ पे इन्होंने कुछ कारण बताए हैं, 4 कारण बेसिकली उन्होंने मेनली बताए हैं। पहला है हाई स्पीड, बहुत ज्यादा भैया तेज चलाते हैं बाइक। ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, दारू पी के चलाते हैं। नॉट यूजिंग प्रॉपर हेलमेट्स ऑफ कोर्स, एंड नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट्स, एंड द नॉट यूजिंग चाइल्ड रिस्ट्रेंट्स। तो बच्चों के लिए कोई खास सेफ्टी मेजर यहाँ पे नहीं होते हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, पूरी दुनिया में हर साल जो है 14 लाख के लगभग लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट से मरते हैं, और 5 करोड़ के लगभग लोग जो है इंजर्ड हो जाते हैं। इनमें से ज्यादा यानी कि 50% से ज्यादा जो वो लोग हैं जो पेडेस्ट्रियन हैं या साइकिलिस्ट हैं या मोटरिस्ट हैं, मतलब जो 2 व्हीलर पे चलते हैं, साइकिल पे चलते हैं या फिर पैदल चलते हैं, ऐसे लोग। तो हमारे यहाँ पे जो है मोटर व्हीकल एक्ट है इंडिया में, जिसको अभी रिसेंटली भी जो है अमेंडमेंट किया गया है। एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाने की यहाँ पे बात कही गई थी अंडर दिस मोटर व्हीकल एक्ट, वो सारी चीजें हैं। खैर बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जो ज्यादातर फोकस किया जाता है वो किया जाता है यूजर बिहेवियर के ऊपर, कि यूजर का बिहेवियर आप चेंज करिए, है ना, उसको अवेयर करवाइए, हेलमेट पहनना है भैया, ये करना है वो करना है। लेकिन दूसरी चीजों के ऊपर काफी कम फोकस किया जाता है इंडिया में, जो कि इक्वली एक्सीडेंट का कारण है, जैसे सिग्नल्स,
बहुत खराब है हमारे यहाँ पे सिग्नल्स, ठीक है। जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ पे नहीं हो पाता। रेजिंग पुलिसिंग स्किल, पुलिस के पास बहुत कम स्किल यहाँ पे दिया जाता है, जो ट्रैफिक पुलिस होती है। भैया जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं किया जाता जब भी इस तरह की कोई चीजें होती हैं। बहुत खराब हमारे यहाँ पे डिजाइन बनाए जाते हैं। रोड डिजाइन हमारे इंडिया में बहुत बड़ा कारण है एक्सीडेंट होने का। उसके अलावा जो रोड की जो मेंटेनेंस वगैरह होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो सब भी कारण यहाँ पे है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इन सारे फैक्टर को इग्नोर कर दिया जाता है। ज्यादातर फोकस वो बिहेवियर के ऊपर ही रखा जाता है, ठीक है। अब कहता है कि और क्या हो सकता है। जो जीडीपी पर कैपिटा जो है उन्होंने स्टडी के लिए जो है फाइंड आउट करने की कोशिश की और पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश की। इनका कहना है कि देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका डिजाइन अच्छा है, सेफ्टी बढ़िया है, लोग अवेयर हैं, सारी चीजें हैं, तो भैया पॉपुलेशन डेंसिटी तो जापान में भी बहुत ज्यादा है ना, लेकिन वहां पे तो रोड एक्सीडेंट नहीं होते, इंडिया में होते हैं, क्योंकि वहां पे दूसरी चीजें जो हम लोगों ने बात किया वो सारी चीजें रहती हैं। हाँ, लेकिन अगर इंडिया में हम लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते तो बहुत सारी जिंदगी इंडिया में बचाई जा सकती थी। 20,554 लाइफ जो है इंडिया में बचाई जा सकती थी अगर स्पीड का ध्यान रखते। लगभग 5,500 इंडिया में डेथ बचाई जा सकती थी अगर लोग हेलमेट पहनते। 3,204 लाइफ बचाई जा सकती थी लोग अगर एक सीट बेल्ट पहनते। और ये तो सिर्फ 1 साल का है। अब सोच के देखिए, हर साल जो है इतने लोगों की जान बचाई जा सकती है। एक इंडिया में ये भी बहुत बड़ा कारण है डेथ का कि जो ट्रॉमा सेंटर्स हैं उनकी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर तो ट्रॉमा सेंटर है नहीं। जब तक उस बंदे का एक्सीडेंट होता है, उसको शहर में लेके आते हैं, उसकी भैया डेथ हो जाती है। बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में इस तरह की चीजें, राइट। तो ये कुछ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। जिन्होंने कहा है तो इन्होंने बार बार घुमा फिरा के वही बात कही है। रॉन्ग साइड में लोग ड्राइविंग करते हैं, वो यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी चीज है इंडिया में, है ना। ये वाला देखिए आप, रैम शैकल व्हीकल्स, जुगाड़ व्हीकल आपने देखा ना, यहाँ पे टूटी फूटी बाइक्स चलती हैं, टूटे फूटे जो हैं वो व्हीकल चलते हैं, है ना, ट्रैक्टर चलते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड है नहीं, उसकी जो जुगाड़ की वजह से भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं इंडिया में। तो ये कुछ रीजन इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। फिर कहते हैं कि और हम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तो कोविड-19 के दौरान जो है थोड़ा सा रोड एक्सीडेंट कम हो गए थे, क्योंकि लोग बाहर कम निकल रहे थे। एनीवेज वो अलग बात है। पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोगों ने एक सुंदर कमेटी बनाई थी, उसका नाम है सुंदर कमेटी, जिसने ये रिकमेंड किया था कि भैया आप एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाइए, जो कि अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है तो उस कारण का पता लगाए कि क्या कारण है उसका एक्सीडेंट हुआ है, और उस कारण के ऊपर एक्शन लिया जाए। वो कारण कुछ भी हो सकता है, रोड सेफ्टी भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है, रेड लाइट भी हो सकता है, ट्रॉमा सेंटर की फैसिलिटी भी हो सकती है, या फिर आदमी का जो नेग्लिजेंस भी हो सकता है। आप वो सारी चीज आपको करने की जरूरत है। ये सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे करने की जरूरत है। लेकिन समस्या ये है कि सेंटर यहाँ पे थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन स्टेट यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बहुत ही कम चीजें ऐसी हैं जो स्टेट के अंदर जो उन्होंने एक्शन वगैरह यहाँ पे लिया है। तो क्या कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें जो इन्होंने सोल्यूशन वगैरह यहाँ पे सजेस्ट किया है। इंडिया में ये भी बहुत बड़ी समस्या है, कोई सिंगल डिपार्टमेंट नहीं है जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है काम करते हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है, फंक्शनिंग वगैरह की वो सब चीजें हैं। तो क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या है, स्लोइंग द डाउन ट्रैफिक को थोड़ा स्लो करिए, ठीक है। खासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे हैबिटेशन होती है, मतलब स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, गाँव होते हैं, शहर होते हैं। सेग्रीगेटिंग स्लोअर व्हीकल्स, है ना। तो किसी रोड के ऊपर जो स्लो चलते हैं व्हीकल, जैसे बड़े ट्रक होते हैं, उनके लिए अलग लेन बना सकते हो, जो फास्ट लेन आप अलग से बना सकते हो। सीट बेल्ट को जब प्रॉपर तरीके से एनफोर्स कीजिए, हेलमेट वगैरह यूज आप वो सारी कीजिए, ड्रंकन ड्राइविंग के ऊपर जो है क्रैकडाउन कीजिए। तो बेसिकली जो समस्याएं हैं उनका अपोजिट ही सोल्यूशन है ना। ये कुछ इन्होंने यहाँ पे बताया है। आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ पे सवाल पूछा था जिसका आंसर हो जाता है ए, रोड सेफ्टी कोऑर्डिनेट, ये हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अमरनाथ यात्रा बिगिंस आफ्टर 3 इयर्स ऑफ गैप, तो 2 साल का तो कोविड ही हो गया था, उससे पहले वहां पे थोड़ी सी सिक्योरिटी सिचुएशन खराब थी। तो भैया फाइनली अभी अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन थोड़ा बहुत देख सकते हैं खासकर आपकी नॉलेज के लिए। तो अमरनाथ यात्रा की जाती है शिव भक्तों के द्वारा, है ना। एक हिंदू पिलग्रिमेज है, बहुत बड़ा अमरनाथ की यात्रा होती है। और अमरनाथ की यात्रा ऐसा नहीं हमेशा से शुरू नहीं होती थी। 1855 में एक शेफर्ड थे जिनका नाम था बूटा मलिक, ऐसा कहा जाता है, ये कहानी है, रियल भी हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं बिल्कुल रियल कहानी है। तो बूटा सिंह जी ने जो है वो शेफर्ड थे, अपनी बकरियां वगैरह वहां पे चरा रहे थे। तो उन्होंने जो है वहां पे एक गुफा देखा, और उस गुफा के अंदर जो है एक शिवलिंग देखा। तो फिर बाद में उन्होंने जो डिस्कवरी किया, बात ऐसी है, कहानी ऐसी है कि ऐसा कहा जाता है कि बूटा सिंह को किसी बाबा ने
जो हिमालय में बैठे हुए थे, उनको एक 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 बेसिकली पोटली दी थी जिसके अंदर कोल था, कोयला। लेकिन जब उस अमरनाथ यात्रा उस गुफा से वापस आए, अपने घर पे आए, तो वो पूरा गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया, है ना, मतलब वो कोल से गोल्ड बन गया। तो बाद में जब उस बाबा जी को वो थैंक यू करने के लिए गए, तो बाबा जी वहां से गायब थे। तो उनको लगा कि यार ये तो भगवान की देन है, वो सारी चीजें हैं। तो बूटा मलिक जो थे, ही वाज अ मुस्लिम शेफर्ड, तो फिर वो डिस्कवरी हुई, उसके बाद वहां पे लोग आने लगे, अमरनाथ यात्रा करने लगे। तो ये कुछ चीजें हैं। एक कहानी ये भी कहती है कि जो लॉर्ड शिव थे, वो पार्वती जी को कहानी सुना रहे थे, अमर मतलब इमोर्टैलिटी की कहानी सुना रहे थे। तो उन्होंने जब ये कहानी सुनाई थी, तो वो यही केव के अंदर बैठ के उन्होंने पार्वती को कहानी सुनाई थी। तो ऐसा भी ये कहा जाता है। तो अमरनाथ, अमरनाथ मतलब अमर कथा, तो वो जो कहानी पार्वती को सुनाई थी, ऐसा कहा जाता है। जो अमरनाथ केव है वो 3888 मीटर पे सिचुएटेड है अबव सी लेवल, और इसको सिर्फ सिर्फ पैरों मतलब चल के या फिर पोनी के द्वारा ही वहां पे पहुंचा जा सकता है। तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें आई थॉट कि आपको करवा देता हूँ। गगनयान क्रू सेफ्टी आवर टॉप प्रायोरिटी। तो बेसिकली गगनयान अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं थोड़े समय में, 2025 तक का, 24-25 तक का हमारा टारगेट है। तो है क्या बेसिकली गगनयान, गगन का मतलब है आसमान। देखिए हम कोई मून पे नहीं भेजने वाले हैं भैया, गगन स्पेस के अंदर भेजने वाले हैं एक यान। यान मतलब शिप, ये स्पेस शिप होने वाला है। इस मजेदार बात यह है कि ये स्पेसशिप जो है वो मैन्ड स्पेस होगा। मैन्ड मतलब इसके अंदर हम लोग कम से कम 3 एस्ट्रोनॉट को भेजने वाले हैं, ठीक है, जिसमें एक महिला होगी, 2 पुरुष होंगे, और 5 से लेकर 7 दिन तक जो है वहां पे रहने वाले हैं, वो लोग वहां पे रहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और गगनयान के अंदर जो हम लोग भेजने वाले हैं, तो हम लोग यूज करेंगे GSLV मैक 3 का। ये सबसे एडवांस्ड जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमारे पास है, सबसे एडवांस GSLV मैक 3। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे जो इसरो के जो चेयर पर्सन है, उन्होंने, उनका इंटरव्यू वगैरह भी चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि भैया उनकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है ना। तो वो कुछ कुछ चीजें आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है, हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। PSLV और GSLV दोनों एक्चुअली लॉन्च व्हीकल होते हैं, है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो PSLV थोड़ा सा बहुत ज्यादा वेट कैरी नहीं कर सकता। GSLV काफी बड़े बड़े सैटेलाइट्स को भी जो है कैरी कर सकता है, अपने साथ लेके जा सकता है। तो ये था थोड़ा सा। अगली न्यूज भी हमारी यहीं से आती है। मॉडिफाइड PSLV प्लेसेस 3 फॉरेन सैटेलाइट्स। तो 3 फॉरेन सैटेलाइट थे भैया सिंगापुर वगैरह के, तो इनको हम लोगों ने अभी प्लेस किया है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है कौन से कंट्री का सैटेलाइट हम लोगों ने लॉन्च किया, उसका नाम क्या था, वो सब बकवास न्यूज होती है। हाँ, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मॉडिफाइड PSLV क्या होता है। देखिए, एक तो हमारे पास यूजुअल PSLV होता है, मॉडिफाइड PSLV का नाम होता है PSLV C53। ये आपको ध्यान रखना है इसका नाम। और ये 4 स्टेज में काम करता है। 4 स्टेज का मतलब ये होता है कि जब आप किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हो, तो ये फ्यूल की बात करता है बेसिकली। पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। पहले स्टेज में कैसा फ्यूल यूज होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या होगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सैटेलाइट, ये जो लॉन्च बेसिकली जो रॉकेट होता है, इस रॉकेट से अलग अलग स्टेज जो है हटती रहती हैं। जैसे जैसे ऊपर जाता रहता है, तो ये इससे अलग होती रहती हैं। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज। तो ध्यान आपने ये रखना है कि 4 स्टेज का है। यूपीएससी में क्या करता है, इसको रिप्लेस करेगा 3 स्टेज से। ये आपको थोड़ा सा वहां पे ध्यान रखना है। बात ये है कि अभी तक क्या होता था, जो चौथी स्टेज होती थी वो बाद में स्पेस जंक बन जाती थी, वो स्पेस के अंदर ही घूमती रहती थी। और जो बाकी 3 स्टेज हैं वो धरती के ऊपर वापस आ जाती हैं, वो समंदर वगैरह में गिर जाती हैं एज अ वेस्ट मटेरियल। लेकिन पहली बार ऐसा होगा दुनिया में कि जो PSLV की चौथी स्टेज होगी, इसको भी भैया हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करेंगे। ये सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। तो 3 स्टेज तो वापस आ जाएंगी, एक स्टेज वहीं पे रहेगी, लेकिन उसके अंदर भी हम लोग अभी थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोग ने सोलर पैनल वगैरह लगा रखे हैं और बैटरी लगा रखी है, जो थोड़ा बहुत जो है मैग्नेटोमीटर वगैरह के बारे में, सन सेंसर्स वगैरह उसके अंदर हम लोग ने लगा रखे हैं, वो स्टडी कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बस ये पता होना चाहिए, रिपीट कर रहा हूं, जो भी हमारा रॉकेट होता है, उस रॉकेट के अंदर जो है कई सारी स्टेज हो सकती हैं। कुछ रॉकेट के अंदर 2 स्टेज होती हैं, कुछ के अंदर 3 होती हैं, इसके अंदर 4 स्टेज हैं। यूजुअली क्या होता है, जो चौथी स्टेज होती है वो स्पेस डेब्री बन जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसरो ने इतनी गजब की टेक्नोलॉजी बनाई है कि चौथी स्टेज का भी हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। अरे भैया, इंडियन लोग हैं, चीज को वेस्ट थोड़ी जाने देंगे, है ना। आप मार्केट से कोई पजामा खरीद के लेके आते हो, 2-3 साल उस पजामे को पहनते हो, फिर उससे बाइक साफ करते हो और फिर उसका पोचा बनाते हो,
कभी जाके बेचारे की जान निकल जाती है तब जाके आप उसको वेस्ट करते हो। तो भैया हमारे इसरो की भी सेम टेक्नोलॉजी है ना, तो भी वो सारी सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। रशिया विड्रॉज फ्रॉम द स्नेक आइलैंड। ठीक है, तो स्नेक आइलैंड कहा है भैया, ये है आपके ब्लैक सी के अंदर, ये आपने ध्यान रखना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कुछ नहीं है। ब्लैक सी के अंदर है स्नेक आइलैंड। इस स्नेक आइलैंड को लेकर लगातार लड़ाई हो रही थी, फाइनली रशिया ने इसको अबेंडन कर दिया है। रशिया वाले खुशी मना रहे हैं, सॉरी यूक्रेन वाले खुशी मना रहे हैं कि हम लोगों ने यूक्रेन को रशिया को हरा दिया है, इसीलिए वो स्नेक आइलैंड से भाग रहा है। रशिया का कहना है कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए यहां से जा रहा हूं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर प्रोवाइड करवाने के लिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी कंट्री क्या है वो यूक्रेन के अंदर एड प्रोवाइड करवाती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराती हैं, जिसके लिए जो स्नेक आइलैंड है वो काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। इसीलिए रशिया ने कहा है मैं इसको छोड़ रहा हूं। यूक्रेन वाले अपना बता रहे हैं, रशिया वाले अपनी कहानी बता रहे हैं, तो दोनों अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं, वो एक अलग बात है। फिलहाल बस आपको ये पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, स्नेक आइलैंड जो है वो ब्लैक सी के अंडर में पड़ता है और अभी यूक्रेन का इसके ऊपर अधिकार है, बस इससे ज्यादा नहीं जानना है। आगे बढ़ते हैं। मई का जो कोर सेक्टर की हमारा आउटपुट है वो थोड़ा इंप्रूव हुआ है 2.6%। अब ये हर महीने ये रिपोर्ट आती है, जून में भी आई थी, अप्रैल में भी आई थी, मार्च में आई थी, हर महीने का आपको कोई डेटा याद नहीं करना है, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोर इंडस्ट्री क्या होती है, कैसे कैसे काम करती है। तो बेसिकली हमारे कंट्री में जो 8 कोर इंडस्ट्री होती है, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, स्टील, रिफाइनरी और वो सब, और ये हमारी कंट्री का टोटल 40% जीडीपी में मतलब हमारे इंडस्ट्रियल आउटपुट में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंडेक्स होता है जिसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। कौन रिलीज करता है? NSO इसको रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में ये होता है। इसका बेस ईयर होता है 2011-2012, पहले ये 2004-5 हुआ करता था, रिसेंटली सरकार ने इसको कर दिया है। ठीक है, तो ये तो बार बार रिपीट हो गया कोर इंडस्ट्री का। आगे बढ़ते हैं। द सेल्फिशनेस एंड द ग्राफ्ट ऑफ द रिच ड्राइव इनइक्वालिटी। सेल्फिशनेस तो मतलब समझ ही गए होंगे, ग्राफ्ट का मतलब होता है करप्शन। आपसे मैं सवाल पूछता हूं और उस सवाल के बेसिस पे ही पूरे का पूरा आर्टिकल है। सवाल यह है कि क्या आपको लगता है दैट रिच पीपल आर करप्ट? क्या आपको यह लगता है दैट रिच पीपल आर करप्ट? The money that rich people are making, that money is derived, that money is earned by illegal and the corrupt practices. Do you think so? तो ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, यही सवाल जो है इकोनॉमिस्ट लोग भी, या जो सोशलिस्ट हैं, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि whether the rich are richer than the poor because they have been selfish in life than the latter। मतलब उनका यह कहना है कि भैया क्या अमीर लोग ज्यादा सेल्फिश होते हैं एज कंपेयर टू पुअर पीपल? क्या जो रिच लोगों ने पैसा बनाया है वो करप्ट प्रैक्टिसेस से बनाया है? ये सवाल जो है, जो मैंने आपसे पूछा, ये भी हम लोगों से पूछ रहे हैं और ये इसका आंसर भी दे रहे हैं। तो एक स्टडी की गई 2022 में, ठीक है, सेल्फिश रिच इनइक्वालिटी के नाम से स्टडी किया गया। ठीक है, किसने ये स्टडी किया? गैलप वर्ल्ड पोल 2018 में किया गया था, अभी इसका रिजल्ट सामने आया है। इनका क्या कहना है देखिए, यहां पे एक हाइपोथेसिस होती है जिसे कहते हैं रिच इनइक्वालिटी हाइपोथेसिस, जिसमें लोगों से सवाल पूछा जाता है कि क्या भैया वो करप्ट है कि नहीं है। हर सोसाइटी में, हर कंट्री में, हर स्टेट में इसका जवाब अलग अलग हो सकता है। यूजुअली क्या होता है, जो पुअर कंट्री होती हैं वहां पे लोग मानते हैं कि यस, जो अमीर लोग हैं वो जो है करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? उनका मानना है कि जो नॉन प्रोडक्टिव ग्रैबिंग बिहेवियर होता है, मतलब अमीर आदमी कुछ काम वाम नहीं करते हैं, है ना, वो सिर्फ करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। वीक इंस्टीट्यूशंस, जो हमारी कंट्री में जो सरकार है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जुडिशरी है, जो पुलिस है, जो महकमे हैं अलग अलग, वो सारे के सारे इतने कमजोर हैं कि जिनका अमीर लोग फायदा उठाते हैं और वो खूब सारा इलीगल पैसा कमाते हैं। रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ पे बहुत वीक है। अमीर आदमी को सजा होती नहीं, गरीब आदमी को 4 दिन में सजा हो जाती है, तो अमीर आदमी उस चीज का फायदा उठाता है, ऐसा माना जाता है पुअर सोसाइटीज के अंदर में। ब्यूरोक्रेसी और करप्शन का तो भैया चोली दामन का रिश्ता है ना, कितने सारे IPS ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पकड़े जाते हैं करप्शन केस में।
राइट। और आपको सबको पता है कि पर्दे के नीचे क्या होता है, हम सबको पता है, राइट। तो इनका फायदा कौन उठा? अब इसका फायदा किसको होता है? रिच इंसान को होता है ना, गरीब को थोड़ी होता है। तो ये इसको कहते हैं रिच इनइक्वालिटी हाइपोथेसिस, जो यूजुअली गरीब कंट्री में लोग इस बात को सच्ची मानते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी सोसाइटी के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड कराई जाती है सरकार के द्वारा, अगर वहां पे हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाया जाता है, अगर वहां पे प्रॉपर एजुकेशन स्कूलिंग दी जाती है, तो लोग इस हाइपोथेसिस के अंदर एक्चुअली बिलीव नहीं करते। इसका मतलब यह हुआ कि जो रिच कंट्री हैं, वहां पे जो यूरोपियन कंट्री के अंदर बेसिकली स्टडी किया गया था, तो यूरोपियन कंट्री के अंदर यह माना गया कि नहीं, यह हाइपोथेसिस खराब है, सारे अमीर आदमी करप्ट नहीं होते, राइट। इफ ग्रोथ इज नॉट इंक्लूसिव, अमीर कंट्री के अंदर भी अगर ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है, वहां पे भी लोग जो है इस हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हैं। अब इस इंक्लूसिव का मतलब क्या है? इंक्लूसिव का मतलब आप ये समझ लीजिए, सिर्फ एक, और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक फैक्टर हो सकता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अमेरिका का आप एग्जांपल दीजिए। अमेरिका में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत खराब है, अमीर आदमी बहुत अमीर है, गरीब आदमी कंपेरेटिवली गरीब है। मतलब टॉप 1% लोगों के पास जो है वो 80% से ज्यादा वेल्थ है, इतना ज्यादा डिस्टेंस वहां पे हो जाता है। तो वहां पे भी लोग इस हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हैं, बहुत सारे लोग। यूरोप के अंदर इतना ज्यादा हाइपोथेसिस को ट्रू नहीं मानते, क्योंकि वहां पे फिर भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा अनइक्वल नहीं है। ऐसी कुछ कुछ चीजें यहाँ पे इन्होंने बताई गई हैं। उसके अलावा, इफ स्टेट इन्फ्लुएंस इज इंटरेक्टेड विद द इंसिडेंस ऑफ क्राइम, पीपल बिलीव दैट द रिच आर करप्ट। अगर किसी स्टेट के अंदर, किसी कंट्री के अंदर अगर पुलिस वहां पे करप्ट है, अगर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, तब भी लोग इस हाइपोथेसिस को बिल्कुल ट्रू मानते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीजें इन्होंने बताई है। तो उनका कहना है कि जो अमीर आदमी होता है वो टैक्स नहीं देता, ठीक है, ऑफिशियल्स को ब्राइब देता है, अपने सारे काम निकलवा लेता है। गरीब आदमी के पास तो पैसा देने के लिए है ही नहीं, तो डेफिनेटली वो काम भी नहीं करवा पाता है। इफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन अ स्टेट इंक्लूड द स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी एंड द पुलिस आर undermined, it becomes hard to sustain growth and maintain accountability and the transparency। तो सीधा सीधा इनका ये कहना है कि आपने क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, इनको इंश्योर करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। अगर आप ये कर सकते हो तो आपकी सोसाइटी के अंदर पीस बना रहेगा। बेसिकली सारा मामला किसके लिए हो रहा है? पीस के लिए हो रहा है ना। अगर आपको लोगों को खुश करना है तो जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, पुलिस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना, पॉलिटिकल विल लेके आइए, तो सोसाइटी में पीस रहेगा। हालांकि इस आर्टिकल के अंदर आप देखोगे, अगर पढ़ोगे, तो यहाँ पे काफी ज्यादा बायस्ड मुझे नजर आया, पॉलिटिकल आर्टिकल है ये। तो इसमें बीजेपी और कांग्रेस और वो सब बातें की गई हैं, जिस फैक्टर को मैंने कंप्लीटली यहाँ से निकाल दिया है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया में जो स्टडी की गई उसमें ये पाया गया, जिन स्टेट्स के अंदर करप्शन ज्यादा है, उन स्टेट के अंदर जो गरीब आदमी है वो अमीर आदमी के बारे में ऐसा ही सोचता है कि वहां पे करप्शन है। और जब बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं तो सोसाइटी में पीस नहीं रह सकता, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह सकता। बेसिकली इस आर्टिकल का पूरे का पूरा टारगेट ही वही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है, अगर आप लिखना चाहो तो एक छोटा सा आंसर भी लिख सकते हो, डिस्कस द रीजंस बिहाइंड, खासकर यहाँ पे ना, हाँ, इकोनॉमिक इनक्वालिटी लिख लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, इन सोसाइटी, discuss the reasons behind economic inequality in society and suggest some solutions। ठीक है, 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। ये जो आर्टिकल हम लोगों ने किया है, यहां से हम लोग सिर्फ इसमें 2-3 पॉइंट ही ऐड कर पाएंगे, लेकिन यूजुअली एक बिल्कुल ऐसे का टॉपिक भी हो सकता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। ठीक है, सिंपल सा आ सकता है, और जीएस का भी आर्टिकल का भी हो सकता है, राइट। तो इसको थोड़ा सा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करने की कोशिश करिए। तो ये था आज का जो है पूरे का पूरा एडिटोरियल एनालिसिस। आई होगा आपको ठीक ठाक लगा होगा। देखिए, कुछ टॉपिक के ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पाया, क्योंकि या तो वो रिपीटेड थे या फिर बहुत ज्यादा रेलेवेंस उनका था नहीं, लेकिन जितना भी हम लोगों ने किया काफी अच्छा किया है। तो एडमिशन के बारे में फिर से बता देता हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।